हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर की यूनिट नंबर 4 और इसमें आप देखेंगे ग्राफ स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक आता है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन का। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसमें हम देखेंगे कि ट्रैवर्सल एंड एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। ओके, और इन सब में हमें क्या क्या स्टडी करना है उसके बारे में मैंने यहाँ पे एक सिंपल लिस्ट दी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होती है एंड फिर उसके बाद में हम देखेंगे एडजेसेंसी लिस्ट क्या होती है। ओके, और एडजेसेंसी मल्टी लिस्ट क्या होती है वो भी हम देखेंगे इसी में। एंड फिर उसके बाद में हमें देखना होगा ऑर्थोगोनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ग्राफ का, किस तरह से हम ऑर्थोगोनल में उसे रिप्रेजेंट करते हैं और ऑर्थोगोनल क्या होता है। एंड फिर हम देखेंगे BFS एंड DFS, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च, ये देखेंगे हम। एंड फिर उसके बाद में लास्ट में हम देखेंगे शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम, और मैं इसमें आपको कुछ एल्गोरिदम्स बताऊंगी और उनका अलग से वीडियो भी बना दूंगी मैं, जिससे आपको इजीली समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। यहाँ पे गिवन है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ अ ग्राफ, ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ को आप मान सकते हो कि ग्राफ ट्री की तरह ही होता है, बट क्या होता है, ग्राफ इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि ट्री भी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही होता है। एंड यूज टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप, और इसमें रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, और ग्राफ्स जो रहता है वो किस किस से बना होता है, वर्टाइसेस मतलब कि नोड्स एंड एजेस कनेक्शन से मिलके बना होता है। और इसे अगर मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो आप इस तरह से ग्राफ को लिख सकते हो G = V, E करके। तो इस तरह से आप ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपली एक ग्राफ बना के बताती हूँ आपको। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए ये वर्टाइसेस हैं, सिंपली 3 वर्टाइसेस मैं यहाँ पर लेती हूँ। ये है वर्टाइसेस 1, 2 एंड 3। ओके, अब ये जो ग्राफ है ये एजेस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, इसे एजेस कहते हैं। ये जो है ये क्या है, वर्टाइसेस हैं, मतलब वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स, और ये जो है क्या है, एज है। क्लियर। तो यहाँ से जो पूरा ग्राफ है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके थ्रू, वर्टाइसेस और एजेस के थ्रू। ये हो गया। अब हम देखते हैं इसका एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। तो एप्लीकेशन में सबसे पहला होता है सोशल नेटवर्क में इसका यूज़ होता है ग्राफ्स का। सोशल नेटवर्क्स मतलब कि जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इस तरह की जो एप्लीकेशंस है ये ग्राफ के बेसिस पर ही वर्क करती हैं। उसी तरह से रोड मैप्स अगर हम देखें कि रोड मैप्स जहाँ जहाँ यूज़ होता है वहाँ वहाँ हम ग्राफ का यूज़ करते हैं। फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को अगर कनेक्ट करना है, नेटवर्क उसके बीच में इस्टेब्लिश करना है आपको, या कई सारे एक पूरी लैब है उसे कहीं कनेक्ट करना है हमको दूसरी लैब से या दूसरे सर्वर से, तो आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स यहाँ पे जो है ग्राफ का यूज़ करके ही आप कनेक्ट कर पाओगे। ये तो थी एप्लीकेशंस। अब देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं ग्राफ को। यहाँ पे दिया है कि क्या दिया है, यहाँ पे ABCD, यहाँ पे 4 वर्टाइसेस गिवन है और इसकी एजेस हैं AB, AC, BD एंड CD। ये किस तरह से है, जैसे यहाँ पर ये बना हुआ है, मैं यहाँ पे एक बार और बना देती हूँ। ये है A, फिर है अगेन B, यहाँ पर है C और यहाँ पर है D। अब इसकी एजेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, A से B है, फिर A से C भी है, फिर B से D है कनेक्टेड एंड C से D कनेक्टेड है। आप देख रहे हैं ये जो इस तरह से बना हुआ है ये क्या है, एक ग्राफ है। ओके, तो ये जस्ट मैंने एग्जांपल थ्रू बताया आपको कैसे बनता है। अब टाइप्स ऑफ ग्राफ देखते हैं हम। टाइप्स ऑफ ग्राफ में क्या क्या होता है, एक तो होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ, जैसा कि अभी मैंने ऊपर बनाया था इस तरह से 4 वर्टाइसेस ले लिए थे मैंने। क्लियर, और उनको एज से सिंपली कनेक्ट कर दिया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें एज में कोई भी डायरेक्शन नहीं है। ओके, अनडायरेक्टेड है, मतलब कि जिनमें कोई भी डायरेक्शन नहीं हो, एजेस हैव नो डायरेक्शन।
जैसे ए बी और बी ए, हम इजीली देख सकते हैं कि यहाँ से ए से बी का पाथ भी है और बी से ए का पाथ भी है, मतलब जा सकता है। ए से अगर हम स्टार्ट करें तो बी पर जा सकते हैं और बी से स्टार्ट करें तो ए पर वापस आ सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर है सी और यहाँ है डी, करेक्ट। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड नंबर की डायरेक्टेड ग्राफ की, इसे हम डायग्राफ भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि डायरेक्शन होगी, जैसे ए से बी पर तो हम आ सकते हैं पर बी से ए पर अगेन हम वापस नहीं जा सकते हैं, क्लियर। उस तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एजेस। तो इसमें जो डायरेक्टेड ग्राफ होता है उसमें क्या होता है, 2 टाइप्स की एजेस होती है, एक तो इनकमिंग एजेस हो सकती है और आउटगोइंग एजेस भी हो सकती है। मतलब ए से हम बात करें तो ए के लिए क्या है, ये आउटगोइंग एजेस है क्योंकि यहाँ से जा रही है, और बी के लिए हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगी, इनकमिंग एज होगी। तो हर एक वर्टेसिस अपनी अपनी एजेस की एक लिस्ट रखता है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि जो ग्राफ होता है वो डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड होता है, क्लियर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या होता है यहाँ पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अनडायरेक्टेड में डायरेक्शन नहीं बनती, जबकि डायरेक्टेड में डायरेक्शन हमें मेंशन करना होता है। अब यहाँ पे अब क्वेश्चन ये आपके माइंड में आता है कि वाई ग्राफ रिप्रेजेंटेशन नीडेड, क्यों ज़रूरत हुई इसकी ग्राफ से रिप्रेजेंट करने की, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्राफ मस्ट बी स्टोर्ड इफ़िशिएंटली इन मेमोरी। जब भी हम कोई पिक्चर के थ्रू या ग्राफ के थ्रू कोई भी चीज़ को अगर देखते हैं, समझते हैं, तो वो हमारे माइंड में, मेमोरी में इफ़िशिएंटली स्टोर हो जाता है, इसलिए हम इसको ईजीली आसानी से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें रिप्रेजेंटेशन डिपेंड्स ऑन। अब रिप्रेजेंटेशन किस पे डिपेंड्स करता है, सबसे पहले तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस पे, कितनी नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं, एंड नंबर ऑफ एजेस पर। और उसके जब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक कंसेप्ट है डेंस और स्पार्स ग्राफ का, तो उसे मैं अच्छे से आपको क्लियर करवा देती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पार्स ग्राफ की। यहाँ पे तो मान लीजिए यहाँ पे 4 वर्टाइसेस हैं, क्लियर। यहाँ पे 4 वर्टाइसेस हैं और ये कनेक्टेड हैं एजेस से। ये देखिए ये एजेस से कनेक्टेड है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो वर्टाइसेस है वो कितनी है, 4 हैं, और एजेस हैं वो कितनी है, ओनली 3 है। तो भी ये एक ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वर्टाइसेस है वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, एजेस से, ओके। मतलब जहाँ पर भी एजेस कम होती है और वर्टाइसेस ज़्यादा होती है, वो कौन सा ग्राफ होता है, स्पार्स ग्राफ होता है। ये होता है स्पार्स ग्राफ। बट अगर एजेस ज़्यादा हो जाती है वर्टाइसेस से, देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर वर्टाइसेस और एजेस इक्वल भी होंगी तो भी वो क्या होगा, स्पार्स ग्राफ ही होगा, क्लियर। बट अगर क्या होता है यहाँ पर कि अगर वर्टाइसेस कम है और एजेस अगर ज़्यादा हैं तो यहाँ पे क्या होगा, डेंस ग्राफ होगा। अब मान लीजिए इसे मैं डेंस ग्राफ बनाती हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक एज मैंने बढ़ा दी, ये 4 एज, 5 और ये 6 एज हो गई। तो यहाँ पे वर्टाइसेस तो 4 है बट एजेस क्या है, 6 है। तो तब इस कंडीशन में क्या होगा, ये डेंस ग्राफ कहलाएगा। ये होता है डेंस ग्राफ, क्लियर। अब इसकी कॉमन मेथड क्या क्या होती हैं वो आप देख लीजिए। कॉमन मेथड में हम देखते हैं यहाँ, तो यहाँ पे दिए ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की कॉमन मेथड्स, एडजेसेंसी मैट्रिक्स होती है एक, तो एक एडजेसेंसी लिस्ट होती है और एक होती है मल्टी लिस्ट। इसको भी हम 1 बाय 1 करके समझते हैं यहाँ। तो सबसे पहले देखते हैं हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होती है। अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स मैंने अलग से एक वीडियो बना के वैसे तो डाल दिया है, पर आप यहाँ पे सिंपल समझ लीजिए, क्योंकि क्या होता है, ये 2D एरे रिप्रेजेंटेशन होता है जिससे कि हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और ये 2D एरे है, मतलब इसमें रो एंड कॉलम के फॉर्म में होगा, तो जैसे n क्रॉस n है साइज, ओके। तो इसमें 1 किसके लिए लेते हैं, अगर एज एग्जिस्ट करती है तो 1 हम वहाँ पुट करते हैं, और अगर एज नहीं है तो हम 0 लेते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सिंपल ग्राफ बनाती हूँ 3 एजेस का, A, B एंड C। ये 3 वर्टेसेस हैं और यहाँ पे 3 एजेस भी मैंने लिए हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें क्या लेना है, जितने वर्टेसेस हैं उनको ही हमें कॉलम फॉर्म में भी लेना है और उन्हें ही हमें रो फॉर्म में भी लेना है, क्लियर। तो आप इस तरह से देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये मैंने कॉलम फॉर्म में ले लिया A,
बी एंड सी, और यहाँ पे रो फॉर्म में भी ले लिया मैंने ए बी एंड सी। अब इसे मुझे एडजेसेंसी मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो जहाँ जहाँ क्या होगा, जहाँ जहाँ एजेस एग्जिस्ट करेंगी वहाँ पे मैं क्या वैल्यू लूँगी 1, और जहाँ जहाँ एजेस नहीं होगी वहाँ क्या वैल्यू पुट करूँगी मैं 0। तो आप देखेंगे यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ए से ए पर। हम देखेंगे सबसे पहले ए से ए पर कोई एज है क्या, नो, तो यहाँ आपको क्या लेना है 0। फिर ए से बी पर कोई एज है, यस है, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ 1। फिर ए से सी पर कोई एज है क्या, है ना, तो यहाँ भी ले लेंगे हम 1। उसी तरह से अब हम बी टू ए का कंपेयर करेंगे। यहाँ बी से ए पर हाँ एज है, तो हम 1 ले लेंगे यहाँ पर। सेम उसी तरह बी टू बी पर कोई एज है क्या, नो, कोई एज नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 लेंगे। उसी तरह से देखिए बी से सी के अब कंपेयर करेंगे, बी टू सी पर कोई एज है क्या, यस है, तो हम यहाँ 1 ले लेंगे अगेन। फिर हम अब सी पर आते हैं, सी टू ए की बात करते हैं हम, सी से ए पर कोई एज है क्या, यस है, तो 1 ले लेंगे हम अगेन। फिर सी टू बी के हम कंपेयर करेंगे, तो सी टू बी पर कोई एज है क्या, हाँ है, तो 1 ले लेंगे। अगेन सी टू सी पर हम देखेंगे, सी से सी पर तो कोई एज है क्या, नो, तो हम यहाँ पे 0 ले लेंगे। तो ये इस तरह से एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्रिएट हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, मेमोरी रिक्वायरमेंट, मतलब कितने इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, मेमोरी रिक्वायरमेंट ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होती है। मतलब हमको हर बार चेक करना पड़ता है कि कौन सी वर्टाइसिस से एज कनेक्टेड है, उसके बीच में एज एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज नहीं। ओके, तो ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स की हमने बात करी। फिर उसके बाद में आते हैं, अब हम यहीं पे मैंने एग्जांपल लिया जो आपको अभी समझाया है सेम, ये 4 वर्टाइसिस का ग्राफ है। यहाँ पे 4 वर्टाइसिस है, ए बी सी एंड डी। तो यहाँ से आप जब भी क्रिएट करोगे तो आपको n क्रॉस n, मतलब कि अगर 4 वर्टाइसिस है तो आपको 4 क्रॉस 4 का एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, ये मैट्रिक्स है। तो जहाँ जहाँ पर एजेस हैं एग्जिस्ट करती है, जैसे ए बी पर है तो आप ए से बी पर यहाँ पे 1 ले लोगे, ए से सी पर भी एज है तो 1 ले लोगे, इस तरह से। और जहाँ एज नहीं है वहाँ पर आपको 0 लेना है। तो आपको ये एग्जाम्पल इजीली समझ में आ जाएगा, आप कोशिश करेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऊपर वाले एग्जाम्पल को मैंने बहुत ही ईजी वे में समझाया है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले एडवांटेज की। तो एडवांटेज में हम देखें तो इजी टू इम्प्लीमेंटेशन होता है इसका, एडजेसेंसी मैट्रिक्स का। फास्ट एज चेकिंग, हम एज चेकिंग फास्टली कर सकते हैं इसमें। और गुड फॉर डेंस ग्राफ, डेंस ग्राफ के लिए ये गुड होता है, क्योंकि इजीली हम इसमें जो भी एज एग्जिस्ट करती है उसकी वैल्यू 1 दे देते हैं, और जो नहीं एग्जिस्ट करती उसकी वैल्यू हम 0 दे देते हैं। तो ये एडवांटेजेस हुआ। अब डिसएडवांटेजेस की हम बात करें तो यहाँ पे डिसएडवांटेज में क्या क्या आ जाएगा, इसमें हाई मेमोरी यूजेस होता है, हाई मेमोरी लगती है, क्योंकि डेंस ग्राफ के लिए भी यूज़ हो सकता है। नॉट इफ़िशिएंट फॉर स्पार्स ग्राफ, स्पार्स ग्राफ के लिए ये इफ़िशिएंट नहीं है। ओके, डेंस ग्राफ के लिए ये इफ़िशिएंट होती है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एडजेसेंसी लिस्ट की। अब एडजेसेंसी लिस्ट क्या होती है, इसमें हमें जस्ट लिस्ट क्रिएट करना होता है। ये क्या है, एरे ऑफ लिंक लिस्ट, मतलब इसमें जितने भी नोड होते हैं वो किस किस से कनेक्टेड है एज के थ्रू, एज अ लिंक लिस्ट की तरह ये वर्क करता है, एरे ऑफ लिंक लिस्ट। ओके, और इसमें ईच वर्टेक्स स्टोर्स कनेक्टेड वर्टाइसेस, और इसमें हर एक जो वर्टेक्स है वो स्टोर करके रखता है उसके कौन कौन से वर्टाइसेस से कनेक्टेड है। और इसमें जो है मेमोरी क्या यूज़ होती है, ऑर्डर ऑफ बी प्लस ई, मतलब इसमें वर्टाइसेस एंड एज दोनों ही स्टोर होते हैं। अब जैसे देखते हैं हम एग्जाम्पल की, एडजेसेंसी लिस्ट का एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट में हम देखें कि जैसे हमारे पास ग्राफ था, यहाँ पे ए बी सी एंड डी, ये देखिए ये इस तरह से था ग्राफ। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि जो A है वो किस किस से कनेक्टेड है, A जो कनेक्टेड है किससे, B से, और C से कनेक्टेड है A। तो यहाँ पे देखिए A B से भी कनेक्टेड है और C से भी कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, B और C। मतलब इसमें क्या बनाना पड़ता है, आपको एक लिस्ट मेंटेन करनी पड़ती है। जैसे हमारे पास 4 वर्टाइसेस है, A B C एंड D। तो अब A किससे कनेक्टेड है, B से कनेक्टेड है। ओके,
बी। अब आप देखते हैं ना लिंक लिस्ट में दो पार्ट होते हैं, एक तो क्या होता है इसका डेटा पार्ट होता है और एक एड्रेस पार्ट होता है। नेक्स्ट तो ए बी से कनेक्टेड है और फिर ए किससे कनेक्टेड है, सी से भी कनेक्टेड है, तो आप इस तरह से सी से भी कनेक्टेड बना दीजिए इसे, ये इस तरह से सी से। और उसी तरह से जो बी है वो किस किस से कनेक्टेड है, ये बी की बात जब हम करते हैं तो बी किस किस से कनेक्टेड है, बी ए से भी कनेक्टेड है, मतलब देखिए यहाँ पे दिया है बी ए से भी कनेक्टेड है और बी डी से भी कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ये डी से कनेक्टेड करवा दिया। ये लिस्ट हम बना रहे हैं, इस तरह से आपको बनानी है, आप इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसी तरह से सी की अब हम बात करें तो सी किस किस से कनेक्टेड है, सी ए से भी कनेक्टेड है और सी डी से भी कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हमने ले लिया है ए और डी। ये जो होती है एडजेसेंसी लिस्ट जस्ट एरे ऑफ लिंक लिस्ट होता है, मतलब लिंक लिस्ट का मतलब क्या होता है, एक पॉइंटर के थ्रू नोड्स को हमें कनेक्ट करना होता है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं डी की, तो डी किस किस से कनेक्टेड है, डी बी से भी कनेक्टेड है और सी से भी कनेक्टेड है, तो यहाँ पे बी और सी ले लिया हमने। अब बात करें कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, तो इसमें फर्स्ट है एडवांटेज मेमोरी इफ़िशिएंट यूज़ में होती है, क्योंकि अब आपको पता है लिंक लिस्ट जो है कहीं पर भी मेमोरी में अपने एलिमेंट स्टोर करके उसे एड्रेस या पॉइंटर के थ्रू लिंक करवा देते हैं, तो मेमोरी का वेस्टेज नहीं होता है। ओके, मेमोरी इफ़िशिएंट इसमें वे में यूज़ होगी। फिर दूसरा है गुड फॉर स्पार्स ग्राफ, जो स्पार्स ग्राफ होते हैं उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। ओके, एडजेसेंसी लिस्ट। अब बात करते हैं हम डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज में यहाँ पर है एज सर्च स्लोअर, इसमें जो एज सर्चिंग है वो स्लोअर होती है कंपेयर टू एडजेसेंसी मैट्रिक्स के। ओके, एज हम उसमें फास्टली सर्च कर सकते हैं बट इसमें स्लोअर होती है, हम एज इजीली ट्रेस नहीं कर सकते इसमें। ओके, अब मल्टी लिस्ट की हम जब बात करते हैं तो ये क्यों आया है कंसेप्ट उसको भी हम समझते हैं। तो एडजेसेंसी जो मल्टी लिस्ट होता है इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कि ये क्या है, एडवांस रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ का और इसमें ईच एज स्टोर्ड ओनली वंस, इसमें एज क्या है एक ही बार स्टोर होती है। अब जैसे हमने एडजेसेंसी लिस्ट देखे थे तो उसमें क्या होती थी, डुप्लीकेशन हो रहा था एजेस का, एज एक से दो बार स्टोर हो रही थी, पर इसमें क्या होती, स्टोर ओनली वंस, एज हम एक ही बार स्टोर करते हैं। लिंक्ड टू बोथ वर्टाइसेस, दोनों वर्टाइसेस को हमें लिंक करना होता है और एज को हम एक ही बार स्टोर करते हैं। अब इसका पर्पस क्या है, हम क्यों इसे यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी देख लीजिए। इसका पर्पस है अवॉइड एज डुप्लीकेशन, मतलब हम एज के डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए मल्टी लिस्ट का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको याद रखना है कि जब भी हम मल्टी लिस्ट यूज़ करेंगे तो एज हमें ओनली वंस टाइम ही स्टोर करना होगी। ओके, और इसका पर्पस ही है अवॉइड एज डुप्लीकेशन। अब मल्टी लिस्ट में जैसे यहाँ पे देखिए, मल्टी लिस्ट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्ट्रक्ट करके एज हम लेते हैं और इसमें दो नोड क्रिएट करते हैं, मतलब टू वर्टाइसेस क्रिएट करते हैं, v1 v2, और इनके दो पॉइंटर क्रिएट करते हैं, लिंक 1 और लिंक 2 करके। ओके, और फिर उसके बाद में ये तो स्ट्रक्चर हुआ इसका, इस तरह से आपको अगर सी में क्रिएट करना है आपको तो इस तरह से आप क्रिएट करोगे। और अगर हम इसकी बात करें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, तो एडवांटेजेस में क्या होता है, इसमें नो डुप्लीकेशन है सबसे मतलब एडवांटेज हम माने कि अच्छा एडवांटेज क्या होता है, डुप्लीकेशन नहीं होता है एज का इसमें, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। सेकंड है इफ़िशिएंट मेमोरी यूज़, और मेमोरी भी इफ़िशिएंट वे में हम यूज़ करते हैं। बट अगर हम बात करें कि डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके कुछ, तो डिसएडवांटेज में क्या होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि हम दो नोड को कनेक्ट तो करते हैं बट एज को जो है एक ही बार हम स्टोर कर सकते हैं, इसमें डुप्लीकेशन हम नहीं करते, तो उसको थोड़ा सा चेक करना होता है। फिर उसके बाद में हम बात करें, इसको मैं एक अलग वीडियो से और एग्जांपल के थ्रू दे के समझा दूंगी, अभी काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब हम बात करें यहाँ पे कंपैरिजन की, कि कंपैरिजन हम कैसे करते हैं यहाँ पे, तो हम देखें यहाँ कंपैरिजन तीनों का करते हैं हम। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेमोरी फीचर के यूज़ में अगर हम देखते हैं, अगर हम मेमोरी फीचर की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेमोरी में जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स का, वो बिग O n स्क्वायर होता है। उस तरह से एडजेसेंसी लिस्ट जो रहती है बिग O v प्लस ई होता है, और मल्टी लिस्ट भी बिग O v प्लस ई होता है। v मतलब कि वर्टाइसेस और e मतलब एज। ओके, और फिर उसके बाद में एज अगर हम देखें कि एज सर्च क्या होता है, एज सर्च इसमें मैट्रिक्स एडजेसेंसी मैट्रिक्स में फास्ट होता है जबकि एडजेसेंसी लिस्ट में स्लोअर होता है।
और मल्टी लिस्ट में कैसा होता है, मॉडरेट टाइप होता है। इम्प्लीमेंटेशन देखें तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स का वेरी इजी होता है, एडजेसेंसी लिस्ट का कैसा होता है, मीडियम होता है, और जबकि मल्टी लिस्ट का थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। फिर उसके बाद में हम यूज़ करें कि बेस्ट यूज़ किस किस के लिए, कहाँ कहाँ पे यूज़ है ये बेस्ट यूजेस। तो मैट्रिक्स जो है एडजेसेंसी मैट्रिक्स डेंस ग्राफ के लिए सबसे अच्छी होती है, और एडजेसेंसी लिस्ट स्पार्स ग्राफ के लिए अच्छी होती है, और ये जो मल्टी लिस्ट है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए यूज़ होती है। ओके, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे ऑर्थोगोनल रिप्रेजेंटेशन की। ऑर्थोगोनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यहाँ पे ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि जब भी हम किसी ग्राफ को या जो भी है हम उसे कनेक्ट करते हैं तो वो हमेशा किसमें 90 डिग्री एंगल पर ही कनेक्ट होना चाहिए, और इसमें रो एंड कॉलम्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें डेफिनेशन जस्ट सिंपल कि यूज़ फॉर डायरेक्टेड ग्राफ्स के लिए ये यूज़ किया जाता है ऑर्थोगोनल रिप्रेजेंटेशन। जब भी डायरेक्टेड ग्राफ हम बनाएंगे तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऑर्थोगोनल रिप्रेजेंटेशन का हम यूज़ करते हैं। एंड ईच एज स्टोर्ड वंस, इसमें भी हर एक एज एक ही बार स्टोर होती है। अब इसको हम जैसे मेंटेन्स करने का काम होता है, तो डायरेक्टेड ग्राफ में आप देखते हैं तो इसमें क्या क्या होता है, इनकमिंग एज भी होती है और आउटगोइंग एज भी होती है। अब देखिए यहाँ पे 2 वर्टाइसेस है, यहाँ पे मान लीजिए ये A है और ये B है, तो यहाँ से हम देखें तो ये डायरेक्शन है, तो हम बात करें कि A पर क्या है, आउटगोइंग एज है, ओके, और B पर क्या है, ये इनकमिंग एज है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं देखती हूँ ऑर्थोगोनल स्ट्रक्चर क्या होता है। जब हम ऑर्थोगोनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 2 चीज़ें होती है मेन, एक तो एज स्ट्रक्चर और दूसरा होता है वर्टेक्स स्ट्रक्चर। तो एज स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एज में भी हमको क्या क्रिएट करना होता है। देखिए एज जब भी होता है, यहाँ पे एक बार और मैं बना देती हूँ, क्रिएट कर देती हूँ, ये है A और ये है B। तो जहाँ से भी मतलब कि एज स्टार्ट हो रही है, सोर्स है एज का, उसको हम क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। और जहाँ पर भी ये रिसीव होगी मतलब जाएगी एज, आउटगोइंग एज होगी, वहाँ पे हम क्या है कहेंगे, इसे हेड कहेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो आपको एज के लिए टेल लेनी होगी और एक हेड लेना होगा, और फिर उनके दोनों के पॉइंटर भी आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। टेल के लिए टेल लिंक और हेड के लिए एच लिंक आपको क्रिएट करना होगा। तो ये तो एज का स्ट्रक्चर हो गया, इस तरह से आप क्रिएट करोगे। उसी तरह से वर्टेक्स का स्ट्रक्चर भी है, क्योंकि वर्टेक्स में भी जो भी इनकमिंग एजेस की लिस्ट होगी और आउटगोइंग एजेस की लिस्ट होगी, वो सभी अपनी अपनी स्टोर करती हैं, हर एक वर्टेक्स वो मेंटेन करती है। तो वर्टेक्स में हम देखें तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें 3 चीज़ें होती है, जिस तरह से डब्ल्यू लिंक लिस्ट में आपने देखा 3 चीज़ें होती है ना। तो इसमें भी क्या होता है, एक तो डेटा होता है और दूसरा क्या होता है, फर्स्ट इनकमिंग एज के लिए एक पॉइंटर होता है, मतलब कि जो भी इनकमिंग एज होगी उसके लिए एक पॉइंटर होगा, और दूसरा किसके लिए होगा, फर्स्ट आउटगोइंग एज के लिए पॉइंटर होगा। मतलब इनकमिंग एज अगर कुछ हो रही है तो उसके लिए पॉइंटर, और आउटगोइंग एज के लिए भी एक दूसरा पॉइंटर। तो ये होता है वर्टेक्स का स्ट्रक्चर, ये पूरा क्या होता है, वर्टेक्स का स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आप सी में इसे क्रिएट कर सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे BFS की, ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। BFS का फुल फॉर्म हम कहें तो ये होता है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। अब इसमें क्या होता है, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में इसकी डेफिनेशन देखें तो ये ट्रैवर्स होता है लेवल बाय लेवल। इसमें ट्रैवर्सर कैसा होता है, लेवल बाय लेवल। और ये यूज़ क्या करती है, क्यू कंसेप्ट का, मतलब फीफो मेथड का, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का यहाँ पे यूज़ होता है। और इसमें स्टेप्स क्या क्या होती है इसकी, पहले तो नोड को विजिट करते हैं, फिर एनक्यू करते हैं नेबर्स को, और फिर उसके बाद में देन रिपीट करते हैं। तो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, जैसे मान लीजिए एक ट्री है, यहाँ पे मैं आपको ट्री के थ्रू ही बताती हूँ। मान लीजिए ये ट्री है और इसके 2 चाइल्ड हैं, अगेन इसके भी 2 चाइल्ड हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये मैं यहाँ पर ले लेती हूँ A, B, C, D एंड E। इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अब ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, हम यहाँ से रूट से स्टार्ट करते हैं, और रूट से स्टार्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च मतलब लेवल बाय लेवल, मतलब ये लेवल 1 है, ये लेवल 1, फिर ये क्या है, ये है लेवल 2, और ये है लेवल 3।
तो इस तरह से लेवल बाय लेवल ये चलता है। मतलब पहले किसको सर्च करेगा, ये यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ए पर आएगा, फिर ए से कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा इस लेवल पर, बी और सी को देखेगा, ये क्या आएगा, ये बी पर और फिर सी पर। ओके, फिर बी से उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर आएगा, यहाँ पे ये किस पे आ जाएगा, फिर आएगा डी पर और फिर ई पर आएगा। तो इस तरह से लेवल बाय लेवल चलता है। ओके, तो ये हो गया BFS। इसका और एग्जांपल देखिए आप यहाँ पे, जैसे ये दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है एग्जांपल बना के। ये है ट्री A, B, C, D, E एंड F, ये एक ट्री गिवन है। अब इसमें जब हम BFS का यूज़ करते हैं तो कैसा होगा, ट्रैवर्सर A से A पर गया, फिर A से कहाँ पर आएगा, ये B पर, फिर B से कहाँ जाएगा, ये C पर जाएगा, फिर C से अगेन ये नेक्स्ट लेवल थर्ड लेवल पर आएगा, D पर जाएगा, फिर D से E पर आएगा, E से फिर F पर आएगा। तो ये इस तरह से ट्रैवर्सर होता है। ये BFS का ट्रैवर्सर है, ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। मतलब ये इस तरह से ट्रैवर्स करता है लेवल बाय लेवल। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे DFS की, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो DFS का मतलब क्या होता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। मतलब ये डेप्थ में पहले सर्च करता है, देन उसके बाद में रिपीट करता है। तो इसमें डेफिनेशन देखें तो ट्रैवर्सर डीपली फर्स्ट, सबसे पहले डीप तक जाता है पूरा। मतलब कोई भी अगर ट्री है तो पहले पूरा डीप में जाएगा एक लेवल में, फिर उसके बाद सेकंड लेवल पे आएगा, अगेन रिपीट करेगा। एंड यूजेस स्टेक रिकर्शन, और इसमें स्टेक रिकर्शन का यूज़ होता है। अब रिकर्शन कंसेप्ट आपको पता ही है, इसमें जब कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है देन दैट इज़ कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन, और ये रिकर्शन होता है। ओके, जब कोई मेथड रिपीट होती है तो अब इसकी स्टेप क्या होती है, सबसे पहले तो विजिट नोड करेगा, फिर उसके बाद में डीपर में जाएगा, गो डीपर एंड बैक ट्रैक, और उसके बाद में क्या होगा, बैक ट्रैक पे ले लेगा। फिर जैसे देखते हैं हम एग्जांपल इसका, अभी जैसे था ये ट्री, यहाँ पे मैं अगेन बना लेती हूँ, क्या है A, फिर ये है B, इधर था C, यहाँ था D एंड E, और यहाँ पे एक और था क्या, F। ये इस तरह से। अब इसमें कैसे होगा ट्रैवर्सर, सबसे पहले क्या होगा, ये A पर जाएगा, मैं यहाँ से कलर चेंज कर देती हूँ, हाँ A पे गया। ओके, A पे गया वो सबसे पहले, फिर उसके बाद में कहाँ पे जाएगा, ये B पर आ जाएगा। ओके, ये देखिए B पर आ गया, फिर B से कहाँ पे, इसके नेक्स्ट लेवल पे आएगा, यहाँ पे D पर आया, डीप में, फिर D के बाद में अगेन बैक पर जाएगा, तो बैक में कहाँ इसे मिला, बैक में जाते समय E मिलेगा इसे, तो E पर आ गया। फिर E से अगेन ये ऊपर जाएगा, E के बाद में कहाँ पे आएगा, ये C पर आएगा, क्योंकि रिपीट नहीं करेगा, ये A तो हो गया था हमारा, फिर C पर आएगा। ओके, फिर C के बाद में उसके भी डीप में जो है वहाँ पे जाएगा, ये डीप में जाता जाएगा F। तो यहाँ से आपके पास मिलेगा A, B, D, E, C और F। तो ये है डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसमें मतलब डेप्थ में पहले सर्च करेगा, उसके बाद में वो बैक ट्रैक करता है। तो DFS भी समझ में आ गया आपको। अब इनके कंपैरिजन हम एक बार देख लेते हैं। तो कंपैरिजन क्या है BFS और DFS का, तो हम यहाँ देखते हैं, जैसे कि एक मिनट में चेंज कर लूँ ज़रा, हाँ यस, इसमें हम डेटा स्ट्रक्चर के बेस पे अगर देखें तो BFS किस कंसेप्ट पे वर्क करता है, क्यू के कंसेप्ट पर, मतलब कि फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर। और जो DFS है वो किस कंसेप्ट पे वर्क करता है, लीफो के कंसेप्ट पर और रिकर्सन के कंसेप्ट पर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, और रिकर्सन कंसेप्ट पर। फिर उसके बाद में हम ट्रैवर्सर अगर देखें तो ये क्या होता है, लेवल वाइज होता है। BFS में लेवल वाइज ट्रैवर्सर होता है, जबकि DFS में डेप्थ वाइज ट्रैवर्सर होगा। फिर शॉर्टेस्ट पाथ अगर हम बात करें कि शॉर्टेस्ट पाथ BFS में होता है क्या, यस होता है, क्योंकि लेवल वाइज है। और इसमें DFS में शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होता है, ये डीप तक जाता है, अगेन फिर से रिपीट करता है। और फिर मेमोरी की अगर हम बात करें तो जब ये लेवल वाइज होता है तो इसमें मोर मेमोरी लगती है, और DFS जो है वो डेप्थ वाइज होता है, इसलिए इसमें लेस मेमोरी का यूज़ किया जाता है। ये तो हुआ दोनों का कंपैरिजन। अब हम आते हैं शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, इसको देखते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब होता है सबसे छोटा पाथ। ओके, शॉर्टेस्ट पाथ। अब मान लीजिए आपको ये A है, इधर है B, ये है C, ये है D। अब मान लीजिए आपको क्या करना है, D पर पहुंचना है। D पर पहुंचना है तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, पाथ गिवन है।
अब यहाँ पे देखिए आप देखेंगे कि आप डी पे पहुँचने के लिए क्या क्या रास्ते ले सकते हैं। ए से बी और बी से आप डी पर भी आ सकते हैं, मतलब ए से बी पर और बी से डी पे आ सकते हैं। आपको डी पर पहुँचना है, ओके, डेस्टिनेशन आपका डी। फिर आप क्या कर सकते हैं, ए से बी पर, बी से सी पर और सी से फिर डी पर भी आ सकते हैं, मतलब ए से बी, बी से सी और सी से डी पर भी आ सकते हैं। और नेक्स्ट बात क्या हो सकता है, आप डायरेक्ट ए से डी पर आ जाएं। क्लियर। नेक्स्ट हो सकता है ए से डायरेक्ट डी पर आ जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है उसको कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ, जैसे आप कहीं जाते हैं तो क्या होते हैं, डिस्टेंस देखते हैं आप। जैसे यहाँ का 1 है, यहाँ का 2 है, यहाँ का 3 है, यहाँ का अगेन 1 है, ये डिस्टेंस, और यहाँ का 4 है। ओके, तो आप देखेंगे कि अगर आप ए से डी पर जाते हैं तो कितना लगता है, ए से डी पर आपको 4 डिस्टेंस आपको लेना पड़ता है ना। मान लीजिए 4 किलोमीटर, तो 4 डिस्टेंस तक चलना होता है। पर अगर आप ए से बी और बी से डी पर जाते हैं तो आपको सिर्फ 3 ही लगते हैं, 1 + 2 3। ए से बी से डी पर 3 ही लगते हैं। फिर उस तरह से ए बी सी डी इनके देख लेते हैं। ए से हम जाते हैं बी पर तो 1 लगता है, प्लस बी से सी पर जाते हैं तो 3, 1 + 3 4 हो गए, और सी से डी पर जाते हैं तो 1 और अगेन ऐड कर दो, उसमें कितने हो जाते हैं, 5। तो आप देखते हैं यहाँ पर कि जब भी हम ए से बी और डी पर जाते हैं तो 3 किलोमीटर हमें चलना पड़ता है। फिर ए बी सी डी इनको हम जाते हैं तो हमें 5 किलोमीटर चलना पड़ता है। बट ए से डी पर हम जब जाते हैं तो 4 किलोमीटर। तो आप देखेंगे कि इनकी तीनों की जो वैल्यू है सबसे शॉर्टेस्ट मिनिमम कौन सी है, 3। तो हम कौन सा पाथ चूज़ करेंगे, ए बी डी वाला। तो ये होता है हमारा शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। यहाँ पे अगेन एक एग्जाम्पल दिया है कि आप ए से बी जाते हैं तो आपको 2 डिस्टेंस कवर करना होता है, बी से डी पर 1, तो आपको ए से डी पर पहुंचना है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, 2 + 1 मतलब कि 3 हो रहा है। सेम वहीं पर ए से डी पे आपको जाना है तो आप पहले ए से सी पे जाएंगे 4 और सी से डी पे जाएंगे, तो यहाँ होता है 4 + 3 मतलब 7। तो शॉर्टेस्ट क्या हो रहा है आपका, ये हो रहा है ए बी डी का। तो आप इसे चूज़ करोगे तो ये मिनिमम डिस्टेंस को मतलब यहाँ पे कवर करता है, मिनिमम डिस्टेंस पाथ बिटवीन वर्टाइसेस, यही होता है शॉर्टेस्ट पाथ। आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ हम देखते हैं क्या क्या होता है। तो इसमें कुछ एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है फ्लोयड-वार्शल एल्गोरिथम। तो ये मैंने एक अलग से इसके लिए एक वीडियो मैं बना के डाल दूँगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो फ्लोयड-वार्शल एल्गोरिथम है उसका फॉर्मूला ये होता है, Dij = मिनिमम ऑफ Dij, Dik + Dkj। ओके, अब ये क्या होता है, i और j, इसमें क्या होती है, वैल्यूज़ होती हैं जो कि हम मैट्रिक्स के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2D एरे के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करके हम देखते हैं। और इसमें हमको मिनिमम ढूंढना होता है। मान लीजिए अब इसमें अगर मैं समझाने जाऊंगी तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा ये वीडियो, तो इसलिए मैं अभी आपको इसको सिर्फ इसका फॉर्मूला बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे मान लीजिए ये D है, अगेन सेम वैसे ही। और अगर आप A से B और C के थ्रू यहाँ पर आते हैं, D पर आपको डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, तो इनके अलग अलग बात है। तो जो वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 3 है और इन दोनों की अगर ऐड करने पे सिर्फ 2 ही वैल्यू आ रही है, तो हम जो मिनिमम है दोनों में से, मिनिमम 3 और 2 में से उसको चूज़ करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला उसी पे बेसिस है। ओके, और इसे कहते हैं फ्लोयड-वार्शल एल्गोरिथम। और ये पर्पस इसका क्या है कि फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ऑल वर्टेक्स पेयर, जितने भी वर्टेक्स पेयर हैं उनसे शॉर्टेस्ट पाथ उनके बीच में फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब ये जो है नेगेटिव डिस्टेंस के लिए काउंट नहीं होता है, नेगेटिव वर्टाइसेस के लिए, नेगेटिव डिस्टेंस के लिए तो काउंट होता है, मतलब कि नेगेटिव वेटेड हम कहते हैं। जैसे अभी आप आगे देखेंगे कि वेटेड ग्राफ, अनवेटेड ग्राफ क्या होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। देख लीजिए यहाँ पे, जैसे वेटेड मतलब यहाँ पे कुछ सम वैल्यूज़ दी हुई है एजेस की, जैसे 4 3 2 1 इस तरह से कुछ वैल्यूज़ दी हैं, तो ये वेटेड ग्राफ हो जाएगा। अगर वैल्यू नहीं गिवन है तो वो अनवेटेड ग्राफ होगा। ओके, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव भी अगर वैल्यूज़ होंगी, कुछ वैल्यूज़ अगर नेगेटिव भी होगी तो भी ये उस पर वर्क करेगा। और इसमें एक आता है डिजास्टर एल्गोरिथम, तो वो भी मैं आपको अलग से समझा दूंगी, वो नेगेटिव वैल्यूज़ पे वर्क नहीं करता है, तो उसको हम देख लेंगे फिर।
आगे के एग्जाम्पल में। और अभी हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक ट्रांजिटिव क्लोजर। ट्रांजिटिव क्लोजर क्या होता है इसमें, तो इसकी डेफिनेशन देखिए, शोज रिचेबिलिटी बिटवीन वर्टाइसेस। ये क्या बताता है कि कितनी रिचेबिलिटी है वर्टाइसेस के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल ए से बी और बी से सी, तो हमें ए से सी पर पहुंचना है, तो ए कैन रीच सी। ओके, ए सी पर पहुंच सकता है, रिचेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है, बीच में कितने भी वर्टेक्स हो सकते हैं। ओके, तो ये होता है ट्रांजिटिव क्लोजर। अब इसके बाद में हम देखते हैं इसमें रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव क्लोजर क्या होता है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है सेल्फ। रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव क्लोजर इंक्लूड ट्रांजिटिव क्लोजर, तो इसमें होता ही है, ट्रांजिटिव क्लोजर तो रहता ही है, और साथ में क्या होता है, सेल्फ रिचेबिलिटी भी होती है। मतलब इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन अगर देखें हम, कोई भी ए बी सी है, अगर मान लीजिए ए बी सी ये नोड है हमारे पास, और अगर ए से ए पर अगर हम सेल्फ में अगर देखें रिचेबिलिटी तो है, तो हम क्या लेंगे, उसके लिए 1 लेंगे। ए से बी पर अगर हम जा सकते हैं तो उसके लिए भी 1 लेना है। फिर ए से सी पर जाना है तो उसके लिए भी आपको 1 लेना है। अगेन फिर उसके बाद में हम देखें कि यहाँ दूसरी अगर कुछ वैल्यू आती है जिसमें एज एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम वहाँ पे क्या लेंगे, 0 लेंगे। फिर अगेन बी के लिए अगर हम देखते हैं, जैसे ये मान लीजिए डायरेक्टेड ग्राफ के लिए यूज़ हो रहा है इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे हम देखें कि जैसे B से हम A पर जा सकते हैं क्या, मैट्रिक्स का इस तरह से लेना है आपको, मैं बना के बता देती हूँ, अच्छे समझ में आ जाएगा। A B C, तो आप देखिए सेल्फ लूप के लिए A से A पर हम सेल्फ रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव क्लोजर देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम 1। उसी तरह से A से B पर हम आ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शनल ग्राफ है, आ सकते हैं हम, तो 1 लेंगे। अगेन A से C पर भी आ सकते हैं, देखो डायरेक्शन इधर ही है, तो हम 1 लेंगे यहाँ। अब B से A का हम देखें, B से A पर नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ पे 0 लेना है आपको। B से B पर, तो यहाँ पे 1 लेना है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव क्लोजर है, सेल्फ के लिए आपको लेना है, सेल्फ रिचेबिलिटी के लिए आपको 1 लेना है। उसी तरह से जब हम B से C पर देखते हैं, तो हाँ B से C पर भी हम पहुँच सकते हैं, तो 1 ले लिया हमने। अगेन अब C के लिए देखें, C से A पर क्या हम जा सकते हैं, C से A पर नहीं जा सकते, तो 0 लेना है। उसी तरह से हम देखेंगे कि जो C से B पर हम जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते हैं, अगेन तो हम 0 लेंगे। और C से C पर सेल्फ रिचेबिलिटी के लिए हमें 1 लेना होगा। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स को क्रिएट कर सकते हो। ये होता है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव क्लोजर। ऐसे कितने भी वर्टाइसेस हो, ग्राफ हो, आप उनके लिए यूज़ कर सकते हो, बट कैसे होना चाहिए, डायरेक्टेड होना चाहिए, और डायरेक्टेड ग्राफ पर ही ये वर्क करता है। ओके, क्योंकि ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज़ है। फिर आते हैं हम यहाँ पे एप्लीकेशंस क्या क्या होती है इसकी। एप्लीकेशंस की बात करें तो हम इसमें होता है कि ये गूगल मैप्स के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपको गूगल मैप्स जब भी आप डालते हैं तो उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन मेंशन करना होता है, तभी वो हमें शॉर्टेस्ट पाथ बताता है। फिर उसके बाद में फेसबुक सजेशन, जैसे जितने भी फ्रेंड्स हैं आसपास के, वो आपको फेसबुक सजेशन में आपको पूरा दिखता है, तो ये सभी इसी के कारण होता है। ओके, तो ये एप्लीकेशंस हैं इसके। एंड नेटवर्क राउटिंग भी इसी के कारण पॉसिबल है। ये क्या है, एप्लीकेशंस है इसकी। एंड वेब क्रॉलिंग करना है, वेबसाइट पे अगर आपको कुछ भी सर्च करना है, कुछ भी इंफॉर्मेशन देखनी है, तो वो सभी भी आपको कैसे फैच होके आएगी, वेब क्रॉलिंग जो एप्लीकेशन है उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे फाइनल समरी हम एक बार देख लेते हैं। फाइनल समरी क्या क्या देखी हमने, कि ग्राफ रहता है जो उसमें क्या क्या होती है, वर्टाइसेस एंड एजेस होती हैं। उसी तरह से मैट्रिक्स जो रहती है, वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं सिंपल होती है, बट मेमोरी हैवी होती है, क्योंकि वो डेंस ग्राफ के लिए यूज़ होती है। एंड लिस्ट जो है, एडजेसेंसी लिस्ट की बात करें तो वो एफिशिएंट है और कॉमन वे में यूज़ होती है। BFS और DFS अभी हमने देखा, तो वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट ट्रैवर्सल टेक्निक होती है ये। और BFS जो है लेवल वाइज सर्च करता है, और DFS जो है डेप्थ वाइज सर्च करता है, ट्रैवर्स करता है। और शॉर्टेस्ट पाथ हम देखते हैं, तो शॉर्टेस्ट पाथ में हमें जो भी मिनिमम पाथ होता है वो एल्गोरिदम की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, और इसमें सॉल्व राउटिंग प्रॉब्लम्स हमने देखी। फिर उसके बाद में मैं अलग से डिजास्टा और फ्लोरेट-वॉर्शल एल्गोरिदम का बना दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
तो ठीक है, यहाँ पे हमारी 4th यूनिट फिनिश होती है। और आप सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो बाय बाय।